इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, आगे बढ़ जाना है, ज्यादा इस पे दिमाग लगाना नहीं है। मेरी आवाज आपको आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं अगर वो बिजनेस सेट कर रहे हैं तो उनको स्टैट्यूटरी क्लियरेंस लेना होता है। नॉर्मली 30 तरह के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई है जिनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से, और बिना क्लियरेंस के वो आगे वर्क नहीं कर सकते। जैसे मेजर इंडस्ट्री कौन सी है? पेट्रोकेमिकल है, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, सीमेंट है, थर्मल पावर प्लांट है। आप ड्रग्स बनाओगे, दवा बनाओगे, फर्टिलाइजर, डाई, पेपर, ये सब बनाओगे तो आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगेगी, मतलब आपको परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप इन चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। आप बताइए कितना क्लियर है ये? फिर से रिपीट करूं कि समझ आ गई मेरी बात? आ गई सर। आ गई? ये थोड़ा सा फोकस करना है और अपने को ध्यान रखना है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है 1000 मिलियन से कम का है, ठीक है, तो बेसिकली ये माना जाता है कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लेनी है जब तक आप इन बिजनेसेस में नहीं लगे हैं। आप पेस्टिसाइड नहीं बना रहे हैं, आप ड्रग्स नहीं बना रहे हैं, आप फार्मास्यूटिकल नहीं बना रहे हैं, एस्बेस्टोस शीट नहीं बना रहे जो छत पे लगती है, ठीक है, प्लेंट नहीं बना रहे हैं, माइनिंग के काम में नहीं लगे हैं, टूरिज्म के काम में नहीं लगे हैं, ठीक, हिमालय पे कोई प्रोजेक्ट नहीं चला रहे, खासकर रोड प्रोजेक्ट, डिस्टिलरी का काम नहीं कर रहे, डाई का काम नहीं कर रहे हैं, फॉन्ड्री का काम नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम नहीं कर रहे हैं। चलिए पूरी बात रिपीट करते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस 30 तरह के प्रोजेक्ट में बोला गया देना होता है। कुछ नाम ऐसे हैं जो आप ऊपर पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी वर्क में 1000 मिलियन से कम है तो आपको क्लियरेंस देने की जरूरत नहीं है जब तक आप इनमें से कोई एक इंडस्ट्री में ना आ जाओ। ध्यान से पढ़ लो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ आप। नहीं सर। क्लैरिटी से समझ आया? ये दोनों पैराग्राफ नीचे के नहीं देखना, ये ऊपर के दोनों पैराग्राफ केवल पढ़ना। कर पाओगे? हाँ या ना बोलो। यस सर। आ गया समझ में? इस चैप्टर से इस बार एग्जाम में 20 नंबर का है, 35 में से 20 मार्क्स का इस एग्जाम में इसी चैप्टर से है जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो सोचो क्या किया है इस बार। तो आपके एग्जाम में क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं। तो क्योंकि इस बार ये 20 मार्क का आ गया है ये चैप्टर, तो इस चैप्टर से 10 मार्क का आएगा आपका, और जो बाकी पढ़ चुके हैं उससे 25 मार्क का आएगा। ये सिस्टम होने वाला है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। पता नहीं इस बार क्यों किया, लेकिन ऐसा ही किया कि पूरे चैप्टर से, मतलब जो अभी पढ़ रहे हो आप, इसे 20 मार्क का दे दिया है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए, तो आपका ये पॉल्यूशन खत्म हो गया। अब कुछ अदर रजिस्ट्रेशन पे आते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, देने होते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो आईई कोड है, इसे आईईसी नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। आईई या आईईसी नंबर का मतलब होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। नॉर्मली क्या होता है कि यदि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बिजनेस में जुड़े हो तो, और आपका ये डेली का वर्क है, आप कभी गुड्स इंपोर्ट करते हो कभी गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि आपके पास इसके लिए एक यूनिक नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो आप अपने इंपोर्ट करते समय भी कोट करोगे और एक्सपोर्ट करते समय भी कोट करोगे। और ये जो नंबर है वो आईईसी नंबर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड कहलाता है, ठीक है। आप आज की डेट में अगर कोई गुड्स बिजनेस पर्पस के लिए, पर्सनल की बात ही नहीं हो रही है, बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास आईईसी नंबर होना चाहिए। ये नंबर आपको प्रोवाइड करने वाली जो अथॉरिटी है उसका नाम है डीजीएफटी। डीजीएफटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। पहले इस बात को दिमाग में बिठाओ आप। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये वो अथॉरिटी है जो आपको लाइसेंस देती है, आईईसी नंबर देती है। फिर जैसे आज मैं बोलता हूँ वेदिका जो है एक बिजनेसमैन है, इसका मेन काम जो है वो गुड्स का इंपोर्ट करने का है या एक्सपोर्ट करने का है। तो ये जब इंपोर्ट करेगी एक्सपोर्ट करेगी दोनों ही समय ये आईईसी नंबर को जरूर कोट करेगी, ठीक है। आपको मेरी बात कितनी समझ आई ये बताओ पहले। आपको आईईसी नंबर के बारे में कितना समझ आया है? ये एक यूनिक आ नंबर, गया सर अच्छे से।
हर उस पर्सन को देना है जो क्या कर रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है। परफेक्टली क्लियर है कि आधा अधूरा क्लियर है, ये बताओ कितना क्लियर हुई मेरी बात, ईमानदारी से सर बोलो। अच्छे से क्लियर है, क्लियर है? अच्छे से क्लियर। ये नंबर किससे जाके देना है आपको बताओ? DGFT सर। DGFT, और डीजीएफटी का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ उसे एक बार में आपको याद हो जाएगा। ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी आईईसी नंबर देना है तो इसके लिए आपको आयात निर्यात फॉर्म भरना होता है। कौन सा फॉर्म भरना होता है? आयात निर्यात। आयात निर्यात। आयात, आयात निर्यात। आयात माने इंपोर्ट होता है, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट होता है, तो इसके लिए आयात निर्यात फॉर्म भरा जाता है, एएनएफ फॉर्म भरा जाता है। ये बात ध्यान रहेगी कि भूल जाओगे? ये बात ध्यान रहेगी कि भूल जाओगे? कौन सा फॉर्म भरा जाता है, ये समझ आई मेरी बात? हाँ सर। एक बार नंबर मिल गया तो लाइफ टाइम वैलिडिटी का होता है, इसको रिन्यू नहीं कराना होता। ये आपका नंबर है लाइफ टाइम के लिए, ठीक। अब इसको जैसे पढ़ना है हमको तो किस तरह से पढ़ सकते हैं? IEC registration is required by a person for exporting or importing goods. It is a 10-digit code which is issued by Directorate General of Foreign Trade. All businesses which are engaged in import and export of goods require registering import-export code. IE code has lifetime validity. Importer are not allowed to proceed without this code, and exporter cannot take benefit of export from DGFT, Custom Export Promotion Council if they do not have this code. आप इस लाइन को पढ़ के बताइए समझ आया कि नहीं आया? आपको ये लाइंस पढ़ के बताइए समझ आई कि नहीं? आईईसी रजिस्ट्रेशन हर उस पर्सन को लगता है जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं। 10 डिजिट का कोड है जो आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से देना है, ठीक है। हर वो बिजनेस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगा है उसको आईईसी कोड देना होगा। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी का है, आप इसके बिना इंपोर्ट नहीं कर सकते। और यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जो फायदे हो सकते थे एक्सपोर्ट के सरकार की तरफ से वो आपको नहीं मिलेंगे। आप बता दीजिए कितना क्लियर है? आपको ये कितना क्लियर है बोलो? क्लियर हाँ है सर सर। क्लियर। नीचे क्लियर है। क्लियर है। The importer exporter code must be quoted by importer while clearing custom. जब अपने देश में सामान आएगा, कस्टम क्लियरेंस कराओगे, ड्यूटी पे करोगे तो आई कोड बताना पड़ेगा। ऑल्सो द बैंक रिक्वायर द इम्पोर्टर IE कोड while सेंडिंग मनी अब्रॉड। जैसे आप कोई सामान इंपोर्ट करते हो तो पैसा दूसरे देश में भिजवाना पड़ता है, तो आपका बैंक भी आपसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड मांगेगा। जब आप वो कोड प्रोवाइड करोगे तब आपके बिहाफ पे पेमेंट होगी, अदरवाइज पेमेंट नहीं होगी। सिमिलरली जब आप एक्सपोर्टर हो तो आप जब सामान भेजोगे या शिपमेंट भेजोगे तो भी क्या लगेगा? बेसिकली इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। और बैंक आपका पैसा दूसरे देश से जब रिसीव करेगा तो आपको बैंक को IE कोड देना पड़ेगा। चलिए पूरी बात दोबारा बोल रहा हूँ। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इंपोर्टर को तब कोड करना पड़ता है जब वो सामान भारत में आता है। सिमिलरली जब उसको बैंक के थ्रू दूसरे देश में पैसा भिजवाना होता है तो भी IE कोड का इस्तेमाल करता है। वैसे ही अगर आप एक्सपोर्टर हो तो सामान भिजवाते समय भी आपको IE कोड देना पड़ेगा, और दूसरे देश से जब पैसा आएगा बैंक रूट के थ्रू तो बैंक को भी अपना इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड बताना पड़ेगा। आपको ये बात कितनी समझ आई? ईमानदारी से बोलो, रिपीट करूं कि क्लियर है? क्लियर है सर। आगे सर। अच्छे से, कोई समस्या नहीं है भैया इसमें? श्योर हो? यस सर। आप सीधे प्रोसेस को पढ़ो कि किस तरह से बेसिकली आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड दे सकते हो और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जैसे मैं आता हूँ प्रोसेस पे, तो मैंने आपको बताया है कि आप DGFT के पास अप्लाई करोगे तो बेसिकली अगर आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड चाहिए तो आपके स्टेट में जो रीजनल ऑफिस है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, आप वहां पे जाके फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर dgft.gov.in की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी चॉइस है फिजिकल फॉर्म डालना है कि ऑनलाइन। तो कैसे डालना पड़ता है? तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म डालना पड़ेगा जिसको आयात निर्यात फॉर्म बोला जाता है, ANF 2A, आयात निर्यात फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप जमा कर दो, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, लीगल एंटिटी प्रूफ, ये जमा करो।
थर्ड स्टेप, जब आपका एप्लीकेशन जमा हो जाएगा तो आपको एक प्रॉपर फीस पे कर दी होगी डीजीएफटी को। फोर्थ स्टेप, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में मतलब आपके मेल आईडी पर ही क्या करेंगे, आईईसी नंबर दे देंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर्म जमा करो, डॉक्यूमेंट जमा करो, रेजिडेंट फीस पे करो, इतना करोगे तो आपको आईईसी नंबर की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। फिर रिपीट करें कि ये बात आपको समझ आ गई, ईमानदारी से बोलो भैया। फिर रिपीट करें कि समझ आ गई कैसे देना है। सबसे सिंपल स्टेप से आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहला क्या करना है, फॉर्म भरना है। दूसरा उससे रिलेटेड क्या भरना है, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट भरना है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, अप्रोप्रिएट फीस पे करनी है। चौथा, इतना करने पर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा और हमको जो आईसी नंबर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप बोलिए कितना क्लियर है, आप बोलो ये चीज कितना क्लियर है आपको ईमानदारी से। क्लियर है सर। क्लियर है सर। अच्छे से, कोई समस्या नहीं है इसमें। मुझे 1 मिनट दो आप। ये किसका मैसेज है, वेदिका अभी पढ़ा बेटा मैं आपका मैसेज, तो रेस्ट दे देते आप। नहीं सर, ठीक था तो मैं ज्वाइन कर ली। चलो ठीक है, 1 मिनट रुकना ना बेटे, इसमें बेकिंग इंडिया आ गया। चेक करके बताऊं, आगे मिल गया। चलो आगे बढ़े। आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया कि नहीं आया ये बताओ, आ गया? हाँ सर। चलो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसकी बात कर देते हैं। तो आपको अपना आईडी प्रूफ देना है और एड्रेस प्रूफ देना है। तो बेसिकली क्या लगना है, तो अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो या कंपनी हो तो आपका पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, ठीक है। आपका आधार कार्ड लगेगा, वोटर आईडी लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, इनमें से कुछ जमा करो। बैंक अकाउंट की कॉपी लगेगी और कैंसिल चेक की कॉपी लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या सेल डीड, आपके प्रीमाइसिस का जो भी हो। फिर रिपीट करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन हो, कंपनी हो, आपका पैन कार्ड की कॉपी, ठीक है। आपका आधार कार्ड पर्सनल, ये तो एक इंडिविजुअल का ही बनता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ठीक है। बैंक अकाउंट की कॉपी, पासबुक की कॉपी मतलब होता है यहाँ पर, या कैंसल चेक जमा कर दो एक। इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या सेल डीड, ठीक है, जहां रहते हो वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट या सेल डीड जमा करो कि आप ही की है वो प्रीमाइसिस। आप बताओ आपको डॉक्यूमेंट समझ आए कि सिर के ऊपर से गए? आपको डॉक्यूमेंट समझ आए कि सिर के ऊपर से गए, बोलो। आगे सर। डॉक्यूमेंट क्लियर है अच्छे से? तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना आयात निर्यात फॉर्म के साथ। जब आप क्या करते हो, डीजीएफटी के पास जाते हो, फॉर्म ANF2A जमा करते हो और उसके साथ क्या क्या जमा करते हो, अपना पैन कार्ड जमा करते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अपना आधार जमा करते हो, ठीक है। उसके बाद अपना क्या जमा करते हो, आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जमा करते हो, ठीक है। और अपने जहां भी रहते हो वहां की इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, ताकि आपका रेसिडेंस प्रूफ रहे, ये जमा करते हो, बराबर फीस पे करते हो, तो आपको क्या किया जाता है, सॉफ्ट कॉपी दे दी जाती है। इस नंबर को अब आप अपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में कोट करते रहो। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना, फटाफट बोलो, क्लैरिटी है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको मिल गया आईईसी रजिस्ट्रेशन तो इसके बेसिक फीचर क्या है, ठीक। सबसे पहला तो जिसके पास आईईसी नंबर है उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है। मतलब ये है कि अभी तो आप लोकल मार्केट में काम कर रहे थे, अब आपके पास आईईसी कोड है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। पहले बताइए ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? आगे दूसरी बात, गवर्नमेंट आपको कई तरह के फायदे देती है। जैसे आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से तो क्या होता है, इससे गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जनरेशन होता है, तो आपको अलग अलग स्कीम्स में बेनिफिट पहुंचाती है। तो अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आपके पास भी आईईसी नंबर होना चाहिए। क्लियर है?
Yes, sir. तीसरी बात, आईईसी नंबर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, इसको बार बार रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। चौथी बात, इसमें कोई एनुअल कंप्लायंस नहीं है, एक बार नंबर मिल गया तो आपको सालाना कोई ऐसा गवर्नमेंट को अपने ट्रांजैक्शन के डिटेल शो करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बात, एक इंडिविजुअल पर्सन भी है जिसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा है, वो भी आईईसी कोड दे सकता है। अब बताओ कौन सा इसमें से पॉइंट ऐसा था जो एकदम सिर के ऊपर से गया, जो नहीं समझ आया, ये बताओ। सर आगे समझ। अच्छे से आया। अब मैं थोड़ी हाँ। देर मोबाइल देख रहा था, तो मैं क्यों देख रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के दे रहा हूँ, बताओ अभी आ जाता तो बना पाते कि नहीं बना पाते आप। Registration of IEC code has lifetime validity. In the view of the statement, mention essential feature of IEC registration. बताइए, ये क्वेश्चन आया है, यही पढ़ रहे हैं अपन, फीचर ऑफ आईईसी रजिस्ट्रेशन। Yes, sir. ये 3 नंबर का आया है इस बार एग्जाम में, अभी मतलब जो परसों पेपर हुआ उसमें, ठीक है। कितना क्लियर है? Clear है sir. इस चैप्टर से और क्वेश्चन कैसे आए, मैं एक बार इसको आज दूसरी बार एक और बार पढ़ेंगे अपन। कितने बजे पढ़ सकते हैं ये बताओ, कितने बजे पढ़ सकते हैं? 1 बजे पढ़े? हाँ सर. चलो 1 बजे और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पढ़ रहे हैं, अभी उसके बाद 1 बजे और पढ़ेंगे, ठीक है। Yes sir. चलो ये बताओ, आईसी नंबर देना सीख गए कि नहीं सीखे? हाँ सर. हो गया। अब बारी आती है ड्रग लाइसेंस देना है, ठीक है। ड्रग माने दवा। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो अभी गुंजा के दिमाग में ये है कि उसको एक मेडिकल शॉप खोलनी है। क्या ओपन करनी है? Medical shop. मेडिकल शॉप। 2 तरह के मेडिकल शॉप ओनर मिलेंगे, एक होते हैं होलसेल में काम करने वाले, होलसेल ड्रग डीलर, सही बोल रहा हूँ गदर बोल रहा हूँ, Yes sir. और एक होते हैं रिटेल वाले। तो अब क्या होता है कि जैसे आपको अपना जो है मेडिकल शॉप खोलना है होलसेल या रिटेल में, तो आपको करना ये होता है कि हर स्टेट में होती है ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्यूज मत होना बेटा, इस सब में फॉर्म्स और हर चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक योर टाइम, आराम से करो, है ना। ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हर स्टेट में होती है। अगर मैं इस ड्रग लाइसेंस या ड्रग्स के बिजनेस में घुस रहा हूं, तो मुझसे ये देखा जाता है कि मैं होलसेल पे कर रहा हूँ कि रिटेल पे कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं होलसेल का काम करूंगा तो मेरे को होलसेल ड्रग लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं रिटेल पे वर्क कर रहा हूं तो मेरे को रिटेल, Retail drug license. और मैं चाहूँ तो दोनों भी दे सकता हूँ। आपको बता दूं कि मैं होलसेल का भी काम करना चाहता हूँ और रिटेल का भी काम। Retail. आप बता दीजिए, कोई दिक्कत? नहीं सर. ये क्राइटेरिया ये होता है कि खासकर जैसे अपन बात करते हैं रिटेल ड्रग लाइसेंस की, तो ये उसी पर्सन को मिलता है जिसने या तो डी फार्मा का कोर्स किया है या बी फार्मा का कोर्स किया है। आप समझते हो डी फार्मा बी फार्मा क्या होता है? डिप्लोमा इन फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, ठीक है। ये जो कोर्स करते हैं बेटा, उनको ही मेनली क्या होता है, रिटेल ड्रग लाइसेंस का जो है लाइसेंस मिलता है। जब आप होलसेल की भी बात करते हो तो इसमें रिलैक्सेशन है, मतलब आपके पास डिग्री नहीं हुई रहे लेकिन आपके यहाँ अगर बी फार्मा या डी फार्मा के लोग हैं तो आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस मिल सकता है। चलिए पूरी बात को आपके लिए रिपीट करते हैं। आपको मेडिकल स्टोर डालना है अब, ठीक है। क्या करें, होलसेलर बन सकते हो या रिटेलर। आपको लाइसेंस किससे जाके लेना है? अपने स्टेट के ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। अगर रिटेल बिजनेस डाल रहे हो तो आपको डी फार्मा या बी फार्मा होना जरूरी है, मतलब बैचलर इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी। लेकिन होलसेल में कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। कितना क्लियर है इस बात पे, ये बताओ, समझ आ गई कि नहीं है? हाँ या ना? क्लियर है कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो। Relaxation में क्या क्या आएगा wholesale में? रिलैक्सेशन में ये आता है कि जैसे जो ओनर है वो एक सर्टिफिकेट जमा कर दे कि उसके यहाँ का जो स्टाफ है, क्या है, Staff. स्टाफ है, उनमें से एक ऐसा है
जो मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट है या उसके पास रेलेवेंट डिग्री है मेडिकल की, जैसे फार्मेसी की डिग्री है। ओनर के पास ना भी हो तो चलेगा होलसेल के बिजनेस में, लेकिन उसके जो स्टाफ है उनमें से एक स्टाफ के पास ये डिग्री होनी चाहिए। सर कितना क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सर। अच्छे से। तो यार ये इंट्रोडक्शन आप पढ़ो, ठीक है, इस पे मैं अब ज्यादा आपको दिमाग लगाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है। सीधे रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है, और इस पर शुरू करते हैं। आज की डेट में अगर इंडिया में तुमको लाइसेंस चाहिए, ठीक है, मेडिकल स्टोर चलाने के लिए या फार्मेसी इंडिया में स्टार्ट करने के लिए, तो ये सारे क्राइटेरिया पूरा करो, ठीक है। जैसे एरिया की बात करते हैं, तो बेसिकली आपके पास 10 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए अगर आप मेडिकल शॉप स्टार्ट कर रहे हो या होलसेल आउटलेट चालू कर रहे हो। और यदि आप होलसेल और रिटेल दोनों काम करोगे अपनी प्लेस से, तो 15 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए, ठीक है। पहले ठीक सर। ये क्राइटेरियाज भूलना मत। अगर खाली होलसेल का काम कर रहे हो या खाली मेडिकल डाटा, मतलब खाली रिटेल का कर रहे हो तो 10 स्क्वायर मीटर, और दोनों काम साथ में कर रहे हो तो 15 स्क्वायर मीटर। 15 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिक्स क्राइटेरिया होते हैं, गवर्नमेंट के चेक किए जाते हैं सब, ठीक है। दूसरी चीज, आपके यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, एयर कंडीशनर होना चाहिए अपने प्रेमाइसेस में, ठीक है। एयर कंडीशनर तो नहीं लगाते, पर रेफ्रिजरेटर देखना आपको हर मेडिकल में मिलेगा, ताकि यस कुछ सर। ड्रग्स को रखा जा सके, जैसे कि वैक्सीन्स होती हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, कुछ सिरम्स होते हैं जिनको क्या होता है -डिग्री टेम्परेचर में रखना होता है, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर रखा जाता है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से क्या याद होना। सर अच्छे से। तीसरी बात, स्टाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टाफ। ठीक, तो बेसिकली अगर होलसेल का काम कर रहे हो तो आपकी शॉप में, जहां आपकी होलसेल शॉप है, वहां पे हर समय एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। यह एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस हो ड्रग के बिजनेस पे, या फिर जिसने SSLC का एग्जाम पास किया है 4 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कौन? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, मतलब जिसके पास डी फार्मा है, बी फार्मा की क्या हो, डिग्री हो, ऐसा पर्सन आप क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके यहाँ कोई कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन। एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसको कितने साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम, 1 ईयर। ठीक है। देन SSLC, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। SSLC का एग्जाम पास किया हो और उसको 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये आपका स्टाफ लगना चाहिए होलसेल में। आप बता दीजिए कोई दिक्कत? नहीं सर। रिटेल का काम चला रहे हो तो आपको खुद फार्मेसी का काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, रजिस्टर्ड फार्मेसी के प्रेजेंस में ही वो हर समय ऐसा बंदा होना चाहिए जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, और उसके प्रेजेंस में ही आप ड्रग्स बेच सकते हो। रिटेल वालों को खासकर ये बोला गया। तो देखना, जितने मेडिकल फील्ड वाले होते हैं वो ये बी फार्मा का कोर्स करके रखते हैं, यहाँ का सर्टिफिकेट लगा रहता है उनके उस पे, एंड जहाँ पे भी यस सर। मेडिकल में जाओगे तो ऊपर दिखा ही रहता है। तो रिटेल वालों के लिए तो कंपलसरी कि जितने समय वर्किंग आवर एक फार्मासिस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। और होलसेल के लिए बोला गया उनके स्टाफ में से इनमें से कोई हो सकता है। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? टफ लगा क्या ये? आपको टफ लगा क्या? आपको ये क्लियर है हाँ सर। अच्छे से? अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है अभी आपको? जैसे ड्रग लाइसेंस लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करो, साथ में कवरिंग लेटर होना चाहिए। कवरिंग लेटर में ऊपर आप लिख रहे हो, डियर सर, मेरा नाम ये है, मेरी डेजिग्नेशन ये है, मतलब मैंने ये काम किया है, मैंने कोर्स किया है, मेरे को लाइसेंस प्रोवाइड करिए, ठीक है। फीस जमा कर दी है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना है कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। अपने प्रीमाइसेस का ब्लूप्रिंट जमा करो कि प्रीमाइसेस का प्लान क्या है, मतलब अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है आपका मेडिकल, तो क्या उतने स्क्वायर मीटर की जगह है कि नहीं। साइट प्लान बताओ कि क्या क्या अंदर रखवाओगे, आपका ही प्रीमाइसेस है कि नहीं। ओनरशिप प्रूफ, खुद का बिजनेस है कि पार्टनरशिप में कि कंपनी में है, फॉर्म ऑफ बिजनेस बताओ, ठीक है। एक एफिडेविट जमा करो कि आपके ऊपर कोई केस वेस जल्दी नहीं चल रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ठीक है। देन एक कॉम्पिटेंट पर्सन का एफिडेविट जमा कराओ कि फुल टाइम आपके यहाँ काम करेगा।
और अपॉइंटमेंट लेटर भी उस पर्सन का या फार्मासिस्ट का जमा कराओ कि आपके यहाँ हमेशा रहेगा हरदम। पूरी बात रिपीट करते हैं कि आपको अभी ड्रग लाइसेंस चाहिए, सबसे पहले आप एप्लीकेशन और कवर लेटर जमा करो, फीस जमा करो, डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करो। ये तो एकदम इजी है, याद हो जाएगा आपको फटाफट। अब आपको क्या करना है, प्रीमाइसिस पे फोकस करना है, उसके ब्लूप्रिंट जमा करो। की प्लान का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है। साइट प्लान मतलब अंदर क्या क्या रहेगा, ठीक, आपका पोजीशन है कि नहीं है। ओनरशिप प्रूफ जमा करो, बताओ किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में चला रहे हो। देन ओनर्स के ऊपर कोई केस वेस तो नहीं चल रहा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। एक एफिडेविट जमा होगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का कि भाई वो फुल टाइम आपके यहाँ काम करेगा। और अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी भी जमा करो, किसको आपने फार्मासिस्ट बना के अपने यहाँ रखा है। आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? टफ है क्या ये बताओ अभी, क्या ये टफ है? समझ आया कि नहीं आया? आया ना? आगे आ गया सभी लोगों को? श्रुति, गुज्जा, खिलेंद्र, वेदिका, तनीषा क्लियर है? हाँ ये आप करो अभी, ठीक है? अभी 1 बजे मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये पढ़ेंगे कि होटल कैसे खोला जाता है, ठीक है? ये हमको पढ़ना है, ये करो आप, काफी है आपके लिए। रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करके डाल दे रहा हूँ ताकि कम से कम पढ़ दो तुरंत तुरंत, है ना?